वेलकम स्टूडेंट्स। तो काफ़ी लंबे टाइम के बाद हम आज से आपकी ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप कि सब लोगों ने इस टाइम को अच्छे से जिया है और अपनी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए अपने परिवार वालों के साथ समय बिताया है। अब हम लोग वापस से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, क्योंकि स्कूल ओपनिंग का कुछ भी पता नहीं है कि कब स्कूल ओपन होंगे। अभी तक की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 31 जुलाई तक तो स्कूल ओपन होने वाले हैं नहीं। चलिए मान लेते हैं कि 2 महीने बाद स्कूल ओपन होते हैं, तो या तो वो फिर जो फाइनल एग्ज़ाम होते हैं, ईयरली जो एग्ज़ाम होते हैं, या उन्हें 2 महीने आगे सरकाएंगे या फिर अपना सिलेबस जो है वो शॉर्ट करेंगे। अगर कंडीशन दूसरी वाली फॉलो होती है, अगर वो अपने सिलेबस को शॉर्ट करते हैं, तो इससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है हम लोगों को। ठीक है, हम 11th में प्रमोट भी हो जाएंगे, हम लोग अपने छोटे सिलेबस को भी पढ़ लेंगे, लेकिन सोचिए जब आप 2 साल बाद आईआईटी या फिर नीट का एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तब वो छोटा हुआ सिलेबस आपके सिलेबस में नहीं होगा, वहाँ फुल सिलेबस ही आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। तो क्यों न हम आज से ही और अभी से ही उस पूरे सिलेबस की स्टडी करना स्टार्ट कर दें, ताकि हम लोगों को जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर लॉस ना हो। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? क्योंकि हो सकता है, चलो ठीक है, आप लोगों ने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं भी दे रहे हैं, आप आईआईटी मेडिकल का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, तो आप बीएससी तो करेंगे। अगर आप साइंस स्ट्रीम से बैचलर डिग्री भी करेंगे तो वहाँ भी ये जो 11th के फंडामेंटल्स हैं वो काम आएंगे। और इन केस अगर आपको 11th में प्रमोट किया जाता है और ये जो अपना कोरोना काल चल रहा है और ये लंबे समय तक चलता गया, तो आपको बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। प्रमोट तो हो जाएंगे, लेकिन वो नॉलेज कहाँ से लाएंगे? आपका सिलेबस शॉर्ट हो जाएगा, छोटा सिलेबस बना देंगे, लेकिन वो नॉलेज आप कहाँ से लाएंगे? क्योंकि 11th क्लास वो क्लास होती है जो बिल्डिंग क्लास बोलते हैं जिसे, यहीं से हमारी जो बिल्डिंग बनेगी उसकी नींव यहीं से पड़ेगी। तो मेरा आप लोगों से सजेशन यही है, एक रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग आज से ही अपनी स्टडी कंटिन्यू स्टार्ट कर दें। तो हम लोगों ने इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर पीरियोडिक टेबल चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर रखा था। हमने कुछ पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन ले लिया था, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन फील करना सीख लिया था, मैग्नेटिक नेचर के बारे में जानकारी ले ली थी, ग्रुप और ब्लॉक आइडेंटिफिकेशन के बारे में पढ़ लिया था, बोर क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ लिया था। ये सब कुछ पढ़ने के बाद आज हम लोग जेड इफेक्टिव के बारे में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम पीरियोडिसिटी के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए बच्चों, ध्यान से समझिएगा कि जो पीरियोडिसिटी होती है, हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियोडिसिटी फॉलो होती है। दैट मीन्स पूरी पीरियोडिक टेबल में जो भी करैक्टर्स हैं, जैसे साइज ऑर्डर है, अपना आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर है, अपना इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ऑर्डर है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑर्डर है, ठीक है, तो ये एक ऑर्डर के अंदर आगे बढ़ते हैं, एक क्रम में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक ग्रुप के जो अपने एलिमेंट होते हैं उनमें ये करैक्टर ऑलमोस्ट एक जैसे रहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, या तो ये करैक्टर घटते हैं या ये करैक्टर डिक्रीज होते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? एक ग्रुप के सभी एलिमेंट्स की नेचर सेम होने के पीछे रीजन क्या है? तो उनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप लोग जानते हैं कि जो भी एक ग्रुप में होते हैं उन सब का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एक जैसा होता है, और इसी वजह से उनमें पीरियोडिसिटी मिलती है। ठीक है, पीरियोडिसिटी के अंतर्गत हम कुछ एक करैक्टर्स का स्टडी करने वाले हैं। जैसे हम बात करने वाले हैं जेड इफेक्टिव की, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की, जो हम आज ही बात करेंगे। हम बात करने वाले हैं साइज ऑर्डर की, हम बात करने वाले हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की, और हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, और हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की। एंड देन हम लोग बात करेंगे
आपके वैलेंसी की। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जेड इफेक्टिव लिखकर, या हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड स्टार लगाकर। ठीक है, दोनों तरीकों से इसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो फिर ये होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। मेरे पास यहाँ पे एक एटम है और एटम का ये रहा न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी होंगे और न्यूट्रॉन भी होंगे। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, आप सब लोग पहले से जानते हैं। ये बाहर के सेल होते हैं, ये भी आप जानते हैं। ये जो शेल हैं इनमें होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहां होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स। तो फिर ध्यान से समझो इस बात को कि ये वाला प्रोटॉन जो है, यहां पे जितने प्रोटॉन हैं वो इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। एक अट्रैक्शन फोर्स वो यहां पे लगा रहे होते हैं। यहां पे एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है बच्चों, और ये किसकी वजह से लगता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन की वजह से लगता है। किसकी वजह से? नंबर ऑफ प्रोटॉन की वजह से, जिसे हम जेड सी रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब उसके एटॉमिक नंबर, ठीक है, जिसे हम जेड सी रिप्रेजेंट करते हैं। एंड ध्यान से समझिएगा, अगर यहां पे ये सारा का सारा अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होता तो इसकी रेडियस छोटी हो जाती, जो कि पॉसिबल नहीं है। हर एक एटम की रेडियस जो है वो फिक्स होती है। तो फिर समझिएगा बात को कि ऐसा क्यों है, क्योंकि ये वाले जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले इनर इलेक्ट्रॉन जितने भी इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स इस आउटर इलेक्ट्रॉन पर रिपल्सिव फोर्स भी अप्लाई कर रहे हैं। एक रिपल्शन फोर्स भी यहां पे लग रहा है। या मैं यूं कह दूं कि इस इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचने के लिए यहां पे अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसे सील्ड कर रहे हैं, इसे वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इस न्यूक्लियस को वो खींचने नहीं दे रहे भाई, ठीक है ना, क्योंकि ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस आउटर इलेक्ट्रॉन्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, सील्ड कर रहे हैं। तो इसी वजह से इसका नाम जो होता है वो होता है सील्डिंग इफेक्ट। इसे हम कहते हैं सील्डिंग इफेक्ट, या फिर इसी का एक नाम और होता है जिसे कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो दो टाइप के इफेक्ट यहां लग रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे। दो टाइप के इफेक्ट यहां पे फॉलो हो रहे हैं। एक तो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है और एक रिपल्शन फोर्स लग रहा है। अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है हमारे एटम्स की वजह से, हमारे एटॉमिक नंबर की वजह से, हमारे प्रोटॉन की वजह से। जितने ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतना ही उसका अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा। ऐसे ही जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे उसका रिपल्सिव फोर्स भी ज्यादा होगा। और ये जो आपके दोनों फोर्स हैं वो एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। और इन्हीं की वजह से जो हमारा डिफरेंस आता है इन दोनों में, वही होता है जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी बोल सकते हैं इसे। तो आप लोग मुझे बताएंगे कि यहां पे नेट अट्रैक्शन फोर्स, देखिएगा नेट अट्रैक्शन फोर्स कितना लगा, अट्रैक्शन फोर्स माइनस रिपल्सिव फोर्स, यस यू नो। और यही नेट अट्रैक्शन फोर्स जो होता है उसे हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव जिसे बोला जाता है, ठीक है। और ये होते हैं किसकी वजह से? एटॉमिक नंबर की वजह से, जेड। और इस रिपल्सिव फोर्स को, जिसे हम सील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं या जिसे हम स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। तो दैट मीन्स हमारे पास यहां पे क्या आ जाता है? जेड इफेक्टिव आ जाता है।
अगर हम एटॉमिक नंबर से, जेड मतलब एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन में से स्क्रीनिंग इफेक्ट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास इफेक्टिव अट्रैक्शन फोर्स बचता है किसका, न्यूक्लियस का, कि ये जो न्यूक्लियस है वो इस आउटर इलेक्ट्रॉन पर कितना अट्रैक्शन लगा रहा है। ठीक है, आपको पर इलेक्ट्रॉन मिलेगा बच्चों, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो पर इलेक्ट्रॉन देखा जाता है। ठीक है, तो फिर आपके पास यहाँ पे कैलकुलेशन करने के लिए, ये तो आपको सभी एटम्स का पता ही होता है। जैसे मान लो मैंने आपको सोडियम दिया तो सोडियम का 11 होता है एटॉमिक नंबर, मैग्नीशियम का 12 होता है, पोटेशियम का 19 होता है, ये तो आपको पता ही है बच्चों। ठीक है, तो कैलकुलेशन जो करनी रहती है वो रहती है किसकी, सिग्मा की कैलकुलेशन करनी रहती है, स्क्रीनिंग इफेक्ट की कैलकुलेशन करनी रहती है। ठीक है, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो फंडामेंटल्स हैं, जो एक फंडा है वो हम इससे यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो आपको रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसी की मैं यहाँ पे आपको प्रूफ दूंगा कि ऐसा क्यों होता है और किस वजह से होता है। तो चलिए हम अब करते हैं सिग्मा की कैलकुलेशन, कि सिग्मा को कैसे हमें फाइंड करना है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम सिग्मा की कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट की कैलकुलेशन करते हैं, और ये कैलकुलेशन जो होती है वो स्लेटर रूल के अकॉर्डिंग होती है। बच्चों ध्यान रखना, स्लेटर साइंटिस्ट था, उसने इसे दिया था, तो स्लेटर रूल के अकॉर्डिंग होती है इस कांस्टेंट की कैलकुलेशन, और उसी ने हमें ये कैलकुलेशन दी थी। मैं आपको अभी ये एक्सप्लेन कर देता हूँ ये क्या है। यहां पे मैं अगर बात करूं, ध्यान से समझिएगा बच्चों, हमें जिस इलेक्ट्रॉन के लिए भी स्क्रीनिंग इफेक्ट निकालना है तो हम उसको छोड़कर, क्योंकि उस पे तो बाकी का रिपल्शन लग ही रहा है, सिर्फ रिपल्सिव फोर्स है, तो उस जिस पे रिपल्सिव फोर्स लग रहा है उस पर निकालेंगे, उसे रेफरेंस मानेंगे। और सबसे पहले उस जो भी हमें एटम के लिए इलेक्ट्रॉन अपने स्क्रीनिंग इफेक्ट निकालना है उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर इन सेल। ठीक है बच्चों, तो यहां पे समझो बात को कि ये हमारे पास होता है, अगर हमें एस इलेक्ट्रॉन के लिए उसने एस या फिर पी इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा की कैलकुलेशन करवा रहा है, तो जो एन शेल होगा, एन शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतनों का 0.35 सिग्मा लगेगा। ठीक है, अभी मैं आपको कैलकुलेशन करके बता दूंगा कि कैसे ये हुआ है कैसे नहीं हुआ है। और n-1 जो सेल होगा उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उन सभी इलेक्ट्रॉन्स का पर इलेक्ट्रॉन 0.85 जो है वो सिग्मा कैलकुलेट होगा। एंड n-2, n-3, n-4, n-5 जितने भी इनर ऑर्बिटल से हैं उन सब का सिग्मा जो है पर इलेक्ट्रॉन वो 1 काउंट होगा बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से जब ये तब हम कैलकुलेशन करते हैं जब हमें ns इलेक्ट्रॉन या np इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा गया हो तब। ठीक है, और यहां हम बात करते हैं तब जब हमें nd इलेक्ट्रॉन के लिए, d इलेक्ट्रॉन के लिए या f इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा की कैलकुलेशन करनी हो तब। तो हम क्या करेंगे, हम n इलेक्ट्रॉन्स में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका पर इलेक्ट्रॉन के हिसाब से 0.35 ऐड करेंगे, और n-1 हो, n-2 हो, n-3 हो, सब का कितना कैलकुलेट करना है, 1 कैलकुलेट करना है। यहाँ पे कोई झंझट नहीं है, बस डिफरेंस देखिएगा। पहली बात सबकी दोनों की सेम है, पहले n के लिए 0.35 लेते हैं, 0.35 लेते हैं। ठीक है, ns np के लिए हम लेते हैं n-1 में पर इलेक्ट्रॉन के हिसाब से 0.85, जबकि nd और nf इलेक्ट्रॉन के लिए हम कितना लेते हैं, 1 लेते हैं। और इनर ऑर्बिटल जितने भी, इनर सेल जितने भी बच गए उन सब के लिए हम क्या लेते हैं, 1 कंसीडर करते हैं सिग्मा को। तो आइए एक अच्छी सी कैलकुलेशन करके मैं आपको बता देता हूं कि कैसे इसे कैलकुलेट करना है। हम लोग अब जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करते हैं फॉर जिंक। जिंक के लिए जेड इफेक्टिव जब कैलकुलेट करने की बात आती है बच्चों फॉर जिंक, तो हम सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जैसे इसका 1s2, 2s2, 2p6, जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी शेल हैं उन एक शेल का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से लिखिएगा। हम लोग ये जानते हैं कि 4s2 जो है वो पहले फिल होता है 3d से, लेकिन हमें 4s2 को बाद में लिखना है ताकि इसकी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, इससे
हम लोग, ये हमारा आउटर शेल हो गया n शेल, तो हमारा ये वाला शेल हो गया इनर शेल n-1, और ये हमारा हो गया n-2, और ये हमारा हो गया n-3। अब हमसे वो किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछ सकता है कि उस इलेक्ट्रॉन का शिल्डिंग इफेक्ट कैलकुलेट करके बताइए, तो हमें ध्यान से समझो कि वो हो सकता है 4s2 वाले के लिए बोले, ठीक है, हो सकता है वो 3s2 के वाले के लिए बोले। अगर वो 3s2 के लिए बोल रहा है कि 3s2 का सिग्मा कैलकुलेट कीजिए, तो ध्यान रखिएगा इसके राइट हैंड साइड में आने वाले सभी इलेक्ट्रॉन्स का सिग्मा जो है वो 0 होगा, ठीक है। राइट हैंड साइड में जो भी सिग्मा आएगा, जो भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, उन सब का सिग्मा जो है वो 0 कंसीडर करना है। क्यों? क्योंकि वो हमारे शिल्ड नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शिल्ड करते हैं, आउटर इलेक्ट्रॉन शिल्ड नहीं करते हैं, क्योंकि वो अपने न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में नहीं आ रहे होते हैं। तो फिर आइए हम कैलकुलेट करते हैं सिग्मा की कैलकुलेशन फॉर 4s इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेशन करवा रहा है हमसे, वो हमसे बोल रहा है कि 4s इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करके बताइए कि हमारे जिंक में 4s इलेक्ट्रॉन पर कितना जेड इफेक्टिव लग रहा है। तो यहां पे समझ लीजिएगा ध्यान से कि यहां 2 इलेक्ट्रॉन हैं। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो खुद पे रिपल्शन तो नहीं लगाएगा, वो तो हमारा हुआ रेफरेंस इलेक्ट्रॉन, और जो बाकी बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन वो उस पर रिपल्शन लगाएगा। हमेशा ध्यान रखना, जब भी जिस इलेक्ट्रॉन पर कैलकुलेशन करवा रहा है उस इलेक्ट्रॉन का सिग्मा हमें कंसीडर नहीं करना है, बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स का हमें सिग्मा कंसीडर करना होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन का खुद पर अपना रिपल्शन नहीं लगेगा। 4s इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन जो होगा n इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होता है, 0.35 होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन का हमें 0.35 कंसीडर करना है। मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन का क्यों नहीं किया, क्योंकि एक हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रॉन है। एंड अब हमारा n-1 के लिए 0.85 लेना पड़ता है। और कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन है, और 0.85 प्लस n-2 के लिए भी और n-3 के लिए भी, सबके लिए कितना होता है, 1 होता है। और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास, 10 इलेक्ट्रॉन है। 10 × 1 करेंगे और इसका आंसर जो है वो 25.65 हमारे पास आ जाएगा। अब हम लोग इसमें कैलकुलेट कर लेंगे जेड इफेक्टिव को। देखिएगा कई बार क्या होता है कि हमें 25.65 पहले ऑप्शन में मिल जाता है, जबकि हमसे पूछ जेड इफेक्टिव जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना जेड इफेक्टिव ये नहीं है, ये तो हमारा सिग्मा कैलकुलेट होके हुआ है। जेड इफेक्टिव होता है जेड माइनस सिग्मा, ठीक है, अभी भी मैंने आपको बताया था। तो जेड यहाँ पे एटॉमिक नंबर जो है वो जिंक के लिए वो है आपका 30, और माइनस सिग्मा आया है 25.65, दैट मीन्स आंसर आएगा 4.35। तो 4s इलेक्ट्रॉन के लिए हमारा जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कितना है, 4.35 है स्टूडेंट। एंड चलिए अब हम लोगों से उसने बोल दिया कि आपको 3D इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेशन करके बताना है कि 3D इलेक्ट्रॉन के लिए हमारा जेड इफेक्टिव कितना होगा। तो इस वक्त हमारे पास हमें क्या करना है, ये 3D जो है उससे ही n मानना है, और इसके सारे बाकी जो बच गए वो हमारे हो गए लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। और इस साइड वालों को, राइट हैंड साइड वालों को हमें कंसीडर नहीं करना है, इनको तो लेना ही नहीं है सिग्मा की कैलकुलेशन में। तो हमें अगर 3D के लिए कैलकुलेट करना है तो 3D में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आपके पास, 10 इलेक्ट्रॉन है। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे n जो है वो हम 3D सब सेल को कंसीडर करेंगे, 3D सब सेल को, ना कि इस पूरे को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सिग्मा जो आएगा वो 9 इलेक्ट्रॉन का सिग्मा जो है वो हमारे पास लग रहा होगा, कितना, n के लिए लगता है 0.35। तो 0.35 हमारा 9 इलेक्ट्रॉन के लिए लग रहा होगा, जबकि बाकी बचे हुए 18 इलेक्ट्रॉन 2 + 2 4 + 6 + 2 + 6, इन सब 18 इलेक्ट्रॉन्स का जो सिग्मा लगेगा वो 1 लगेगा। तो 18 × हम 1 कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 21.15 स्टूडेंट।
और जेड इफेक्टिव जब हमें निकालना है तो जेड इफेक्टिव हमारा हो जाएगा जेड माइनस सिग्मा। इस बार ध्यान रखिएगा यहाँ पर जेड कभी चेंज नहीं होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कभी चेंज नहीं होते हैं, तो हमें 30 ही कंसीडर करके चलना है। और सिग्मा जो हमारा आया है वो 21.15 आया है, दैट मीन्स 8.85 हमारे पास जेड इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कैलकुलेशन कर रहे हैं किसकी, हम कैलकुलेशन कर रहे हैं सिग्मा की, हम कैलकुलेशन कर रहे हैं जेड इफेक्टिव की। और एक लाइन जो आपको हमेशा रटनी पड़ती है, मैं उसको आज एक्सप्लेन करने वाला हूं। एक लाइन क्या है, एनसीईआरटी में आपको लिखी मिल जाएगी कि जो हमारे पास सिग्मा है वो टॉप टू बॉटम जाने पर इन ए ग्रुप कांस्टेंट रहता है, ठीक है, और लेफ्ट टू राइट जाने पर वो इंक्रीज होता है। तो इस बात को मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूं स्टूडेंट, ठीक है, कैसे ये ऐसा होता है। तो यहां पे ध्यान से समझ लो, यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस आता है फॉर हीलियम के लिए। जब भी आपका आउटर शेल 1s हो, आउटर 1s सेल हो, तब उस आउटर 1s सेल के लिए आपको सिग्मा 3.0 लेना है, सॉरी 0.30 लेना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। तो ये सिर्फ हीलियम के लिए ही एप्लीकेबल है, क्योंकि ये सिर्फ हीलियम के लिए ही एप्लीकेबल है। मान लीजिए इसके लिए कैलकुलेशन करवा रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो आपका रेफरेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, दूसरे का लगेगा रिपल्शन, और उसका कितना रिपल्शन लगेगा 0.35, एक इलेक्ट्रॉन का लग रहा है 0.30, तो 0.30, तो टोटल हमारे पास आंसर आ गया 0.30। तो इसका क्या आ जाएगा, सिग्मा आ जाएगा हीलियम के लिए। हीलियम के लिए सिग्मा जो होता है वो 0.30 होता है। ठीक है, ये एक एक्सेप्शनल केस है, आपको अच्छे से पहले से याद रखना है। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग लिथियम के लिए इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 1s2 2s1 होता है, तो इस इलेक्ट्रॉन पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसका खुद का तो इस पे लगेगा ही नहीं, तो बाकी का लगेगा। तो बाकी का 2 इंटू 0 कितना, ये तो n हो गया और ये हमारा n-1 हो गया, तो 0.85 इसका रिपल्शन लगेगा, सिग्मा लगेगा, जो कि आंसर आएगा 1.70 सिग्मा आ गया हमारे पास 2s इलेक्ट्रॉन के लिए। तो लिथियम के लिए हमारे पास जेड इफेक्टिव जो है वो आ गया, इसका एटॉमिक नंबर 3 माइनस 1.70, दैट मीन्स 1.3। इसी के नीचे, इसी लिथियम के नीचे आपका होता है सोडियम। बच्चों, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, 1s2 2h2 2p6 3s1, तो ये हमारे पास n शेल हो गया, ये हमारे पास n-1 शेल हो गया, और ये हमारे पास n-2 शेल हो गया। तो n शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, खुद का तो खुद पे रिपल्शन लगेगा नहीं, दैट मीन्स अंदर वालों का रिपल्शन कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन यहाँ पे 3s इलेक्ट्रॉन की हो रही है, अंदर वालों का कैलकुलेशन करते हैं, तो यहाँ पे है टोटल 8 इलेक्ट्रॉन का लगेगा 0.85 के हिसाब से, एंड 2 इलेक्ट्रॉन का लगेगा 1 के हिसाब से। तो जो आंसर आएगा यहाँ पे, जो आंसर आएगा वो आएगा 8.80, दैट मीन्स हमारे पास जेड इफेक्टिव जो है वो आ गया 11 माइनस 8.8 2.2। तो हमारे पास सोडियम जो है उसका जेड इफेक्टिव जो है वो 2.2 आया है, जबकि हमारे पास लिथियम का कैलकुलेशन आई है 1.3। और इसी के जस्ट नीचे आपका कौन होता है, पोटेशियम होता है, जिसका एटॉमिक नंबर 19। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, और 4s1। तो ये हमारा n शेल हुआ, ये हमारा n-1 शेल हुआ, ये हमारा n-2 शेल हुआ, ये हमारा n-3 शेल हुआ। आउटर इलेक्ट्रॉन का तो खुद पे रिपल्शन लगेगा नहीं, आउटर इलेक्ट्रॉन का खुद पे रिपल्शन लगेगा नहीं 4s का, तो फिर n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हैं। इन्हीं 8 इलेक्ट्रॉन का 0.85 लगेगा, और जो अंदर बच गए सबका 1 लगेगा। कितने बच गए, 10 बच गए अंदर, तो 10 इंटू 1 हो जाएगा, हमारे पास आंसर आएगा 16.8 आंसर आ जाएगा यहाँ से। एंड जेड इफेक्टिव जो कैलकुलेट करोगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 19 माइनस 16.8, दैट मीन्स वापस से 2.2। इसी तरह से आप रुबिडियम की कैलकुलेशन कर सकते हैं, सीजियम की कैलकुलेशन कर सकते हैं, सबका जो आपका जेड इफेक्टिव आएगा वो 2.2 आएगा। तो मैं ये बात कह सकता हूँ, अब मैंने ये बात प्रूफ कर दी है कि कैसे हमारा जेड इफेक्टिव जो है वो टॉप टू बॉटम जाने पर कांस्टेंट रहता है।
कैसे जेड इफेक्टिव जो है वो टॉप टू बॉटम जाने पर हमारा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। जबकि ये बात ध्यान रखना कि सेकंड पीरियड से जब वो थर्ड पीरियड पे हम मूव करेंगे तो जेड इफेक्टिव मेरा जो है वो 0.9 से इंक्रीज होगा। कितने से? 0.9 से इंक्रीज होगा। देन अदर हम जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाएंगे, नीचे वाले ग्रुप में जाएंगे, जेड इफेक्टिव जो मेरा है वो हमेशा क्या रहता है बच्चों? कांस्टेंट रहता है। ये बात मैंने आपको प्रूफ कर दी है। अब जैसे देखते हैं अपने, ये तो हो गया ग्रुप में, इन एक ग्रुप कैसे हमारा जेड इफेक्टिव चेंज होता है, ये ग्रुप के बारे में बात होती है। जबकि जो हमारी एनसीईआरटी बुक है या फिर अदरवाइज जो बुक है वो हम ये कहते हैं कि जेड इफेक्टिव क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, ठीक है। आप थोड़ा सा अच्छे से नॉलेज इसे रखने के लिए सेकंड से थर्ड पीरियड पे जाते वक्त कितना इंक्रीज होगा? 0.9 से हमारा जेड इफेक्टिव जो है वो इंक्रीज हो रहा होगा। अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारे एक पीरियड के अंदर इसे कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगर मैं एक पीरियड के बारे में बात करूं तो हमारे पहले सेकंड पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट लिथियम होता है और उसका सेकंड एलिमेंट होता है बेरिलियम 4। तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2 और 2s2 हो जाएगा आपका, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशन तो हमें करनी नहीं है, बाकी की कैलकुलेशन करेंगे। 2s पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, 1 का लगेगा 0.35, क्योंकि यहाँ पे टोटल 2 इलेक्ट्रॉन थे आपके, 2 में से एक का रिपल्शन लगेगा और ये हमारा हुआ n शेल। तो n शेल का 0.35 लगता है, तो 0.35 प्लस में हम इन 2 इलेक्ट्रॉन का कितना लेंगे? 0.85। तो हमारे पास जो कैलकुलेशन आएगी वो आएगी 1.2.05। तो जेड इफेक्टिव जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना? 4 माइनस 2.05, तो हमारे पास 1.95 आ गया। यहाँ से यहाँ जाते वक्त हमारा जेड इफेक्टिव जो है वो इंक्रीज हो रहा है बच्चों, कितने से? 0.65 से इंक्रीज हो रहा है। अब समझ पा रहे होंगे मेरी बात को, क्यों इंक्रीज हो रहा है 0.65 से? क्योंकि जेड जो है वो तो इंक्रीज हो रहा है 1 से। देखिएगा एटॉमिक नंबर जो है वो 1 से इंक्रीज हो गया। अगर एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज हो रहा है तो सिग्मा देखिएगा, सिग्मा एक नया इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है आउटर शेल में, उसका 0.35 एक्स्ट्रा लग जाएगा, ठीक है। 0.35 एक्स्ट्रा लग जाएगा तो सिग्मा इंक्रीज हो रहा है। मैं बोल सकता हूं जेड इंक्रीज हो रहा है 1 से, तो सिग्मा इंक्रीज हो रहा है कितने से? 0.35 से। इन दोनों का डिफरेंस कितने से इंक्रीज होगा? 0.65 से इंक्रीज होगा। दैट मीन्स मैं ये बात कह सकता हूं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर इन ए पीरियड मेरा जेड इफेक्टिव जो होता है वो इंक्रीज होता है बाय 0.65, ठीक है। इज दैट क्लियर बच्चों? तो मैंने आप लोगों को ये एक्सप्लेन कर दिया है कि टॉप टू बॉटम जाने पर जेड इफेक्टिव कैसे कांस्टेंट रहता है और लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव मेरा कैसे इंक्रीज होता है, ठीक है। इस बात को हमेशा अपने माइंड में रखना कि हमारा जो जेड इफेक्टिव है वो टॉप टू बॉटम जाने पर कांस्टेंट रहता है और लेफ्ट टू राइट जाने पर वो इंक्रीज होता है, क्योंकि ये वाली जो बात है वो हमारे बहुत काम आने वाली है। जब हम साइज ऑर्डर पढ़ेंगे तब भी काम आएगी, जब हम आयनाइजेशन एंड ऑर्डर पढ़ेंगे तब भी ये हमारे काम आएगी। यहाँ पे एक बात का ख्याल जरूर रखना, जब आप ट्रांजिशन एलिमेंट में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तब वहां पर एक नया इलेक्ट्रॉन जो एंटर कर रहा है वो इनर ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है। यहाँ तो आउटर में ऑर्बिटल में एंटर करेगा, यहाँ पे 2s1 था, यहाँ पे 2s2 हो गया, फिर 2p1 हो गया, तो यहाँ तो आउटर में एंटर करता है। जबकि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वहां पर जो एंटर करेगा वो n-1 में एंटर करेगा और n-1 का हमारा 0.85 लगता है। तो सिग्मा तो बढ़ेगा 0.85 से, जबकि जेड बढ़ेगा हमारा कितने से? 1 से। तो हमारा ऑल ओवर जेड इफेक्टिव कितने से बढ़ेगा? ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जेड इफेक्टिव बढ़ेगा 0.15 से। समझ में आ गई होगी बात आप लोगों को, है ना? बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन है ना बच्चों, आप करके देख लीजिएगा एक बार। आप किसी भी एलिमेंट को लीजिए, अब 2-4 एलिमेंट का जरूर जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करके देखिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि जब हमारे पास एक ही एटम के आयंस हों या फिर हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो तब कैसे जेड इफेक्टिव चेंज होता है। तो हमारा जो जेड इफेक्टिव है वो जेड इफेक्टिव डिपेंड करता है चार्ज पर। जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा हमारा जेड इफेक्टिव उतना ज़्यादा होता है, और जितना हमारा नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है जेड इफेक्टिव उतना ज़्यादा होता है। कैसे कह रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा कि नेगेटिव चार्ज तब आएगा जब उसमें इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा होगा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा तो एक्स्ट्रा रिपल्शन होगा, रिपल्शन एक्स्ट्रा होगा तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज तब आता है किसी एटम पर जब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा लिया जाए।
तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया है, इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया है, दैट मीन्स उसमें रिपल्सिव फोर्स कम हो गया है, तो जाहिर सी बात है अट्रैक्शन फोर्स जो है वो बढ़ेगा। तो ये हमारे पास जेड इफेक्टिव के बारे में बात हो जाती है बच्चों। मैं ये कह सकता हूं, ध्यान से समझ लीजिएगा कि इधर जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर और टॉप टू बॉटम जाने पर मेरा जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, मेरा सिग्मा भी इंक्रीज होता है, और टॉप टू बॉटम जाने पर जेड इफेक्टिव कांस्टेंट रहता है, आपको बस यही याद रखना है, और सिग्मा इंक्रीज होता है। सिग्मा इंक्रीज हो रहा है बच्चों, देख लीजिएगा, आपको मैंने आज जो कैलकुलेशन करवाई है उसमें सिग्मा जरूर इंक्रीज होता है। एक बात और कि हमारे जो सिग्मा है वो एस ऑर्बिटल के लिए सबसे ज़्यादा होता है, पी के लिए सबसे, एल के लिए उससे कम, डी के लिए उससे कम, और एफ के लिए सबसे कम होता है। कौन? सिग्मा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इनकी शेप की वजह से होता है, क्योंकि हमारा एस जो होता है वो स्फेरिकल शेप होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रिपल्सिव होते हैं, तो यहाँ पर रिपल्शन फोर्स कम होता है। पी डम्बल शेप होता है, डी डबल डम्बल शेप होता है, और एफ डिफ्यूज शेप का होता है। इस वजह से जो सिग्मा है वो इस फॉर्म में हमारा क्या होता है? ऑर्डर में रहता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लेक्चर में हमने जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में अच्छे से डिटेल से हमने बात कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं साइज ऑर्डर की, हम एटॉमिक रेडियस के बारे में बात करने वाले हैं, तब ये वाला लेक्चर बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो मेरा आपसे सजेशन है कि इस लेक्चर को अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ताकि आगे का चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू स्टूडेंट।